वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है पीके कंपनी 1। तो डाटा है कि पाकिस्तानी कंपनी जिसकी फंक्शनल करेंसी PKR है, पाकिस्तानी रुपी है, पेड 90,000 इनटू अ डॉलर अकाउंट। तो एक फॉरेन करेंसी डॉलर अकाउंट वो मेंटेन कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट या कैश बैलेंस के तौर पर, ताकि उसमें से फ्यूचर में वो कुछ पेमेंट्स कर सकें। ऑन 30th जून the company paid an additional $10,000 into the account on 30th September. The company paid an additional 20,000 into the account on 31st October. There were no other movements on this account. तो टोटल ये 3 डिपॉजिट उन्होंने करवाए, 3 डिफरेंट डेट पर हैं, 30th जून, 30th सितंबर एंड 31st अक्टूबर। देयर वर नो अदर मूवमेंट्स ऑन दिस अकाउंट। एक्सचेंज रेट्स ओवर द पीरियड वर एज फॉलोज। तो हमें जिन 3 डेट्स पर हमने डिपॉजिट करवाया है उनका रेट भी दिया हुआ है और ईयर एंड पे 31 दिसंबर का रेट भी दिया हुआ है। तो रेट मुसलसल जो है वो कम होता जा रहा है, 100, 99, 97 एंड 95। रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट करें टोटल एक्सचेंज डिफरेंस, जो कि क्विक कैलकुलेशन के थ्रू हम करें। और पार्ट बी है कि कैलकुलेट एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ईच ट्रांजेक्शन एंड इन टोटल, जो यूजुअल कैलकुलेशन है। तो बेसिकली इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का मकसद ये है कि ये बात बताई जाए कि इंडिविजुअल कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, और अगर आपको टाइम सेव करना हो और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हों तो उनको क्विक कैलकुलेशन के थ्रू कैसे कवर कर सकते हैं। तो पहले हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं और क्विक कैलकुलेशन को फोकस करते हैं। सो पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 30th जून को हमने, जो 2021 में हम इसकी डेट ले लेते हैं, तो 90,000 हमने डिपॉजिट करवाया, 100 का रेट था। तो इस हिसाब से पाक रुपी में ट्रांसलेट हुए 9 मिलियन। उसके बाद 30th सितंबर को 10,000 और रेट था 99। 10,000 इंटू 99, 990,000। और फिर 20,000 डिपॉजिट करवाए 31 अक्टूबर को, जब रेट था 97। तो 20,000 इंटू 97, 1,940,000। और ये टोटल पैसे जो हमने डिपॉजिट करवाए वो अपनी इंडिविजुअल डेट के हिसाब से 11.93 मिलियन बनते हैं। अब अगर हम ईयर एंड पर देखते हैं तो ईयर एंड पर हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो इन तीनों को टोटल करके 120,000 की बनती है, और ईयर एंड पे जो रेट है दैट इज़ 95। तो ईयर एंड पर इस डिपॉजिट अकाउंट की जो क्लोजिंग रेट के हिसाब से वैल्यू है दैट इज़ 11.4 मिलियन। और इट मीन्स कि हमें लॉस हुआ है, एक्सचेंज डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकालें तो दैट इज़ 530,000 का हमें लॉस हो गया, कि जो हमने पैसे डिपॉजिट करवाए थे वो अगर आज हम पाक रुपी में वापस लें तो हमें 530,000 पाक रुपी में कम मिलेंगे। अब ये 3 डिफरेंट डिपॉजिट्स थे, लेकिन हमें सिंपली तीनों डिपॉजिट्स को एक क्विक कैलकुलेशन के थ्रू हमने कवर कर लिया। आल्दो कि इसका जो यूजुअल मेथड है उसमें ये होता है कि हम हर ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज डिफरेंस सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। तो पार्ट बी की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि 30th जून को क्या हुआ। तो पहले इस 90,000 को हम लेते हैं। 30th जून को 9 मिलियन, ईयर एंड पर इन 90,000 की वैल्यू क्लोजिंग रेट पे 95 पे 8.55 मिलियन हो गई। इट मीन्स कि हमें 450,000 का लॉस हो गया। जो सेकंड पेमेंट है हमारी 10,000 की, जो हमने डिपॉजिट करवाया 99 के रेट पे 990,000, ईयर एंड पर क्लोजिंग रेट पर लेंगे 950,000, और बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 40,000 का हमारे पास लॉस आ गया। थर्ड हमारा जो डिपॉजिट था दैट वाज ऑफ 20,000, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे 97 के रेट पे, ईयर एंड पे रेट 95 है, क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट किया, डिफरेंस कैलकुलेट किया हमने वंस अगेन 40,000। तो तीनों लॉसेस को अगर अब ऐड करते हैं तो तब भी हमारे पास जो अमाउंट है वो 530,000 की बनेगी। तो इस क्वेश्चन में जो अंडरस्टैंड हमने करना था कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के थ्रू भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और क्विक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब अपेरेंटली तो दोनों कैलकुलेशन में इधर जो है हमारा टाइम कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क से नहीं लगा, लेकिन लेट्स एज्यूम कि अगर यही हमारी ट्रांजैक्शन 50 या 60 ट्रांजैक्शन होती हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक कंपनी के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है कि साल के दौरान उन्होंने 50, 100, 200 ट्रांजैक्शंस की हों फॉरेन करेंसी की,
तो वहाँ पर आपके लिए जो कैलकुलेशन है, क्विक कैलकुलेशन, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकती है। सो इस क्वेश्चन का यही मकसद था और दो तरीके से हमने कैलकुलेशन की। तो कंप्लीट मूवमेंट बनाकर क्विक कैलकुलेशन की जा सकती है, ये हमने अंडरस्टैंड करना था। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका टाइटल है PK कंपनी 2। इस क्वेश्चन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करना है। इंटरेस्ट के एक्रूवल पे IS-21 ये डिफाइन नहीं करता कि हमें उस पर क्लोजिंग रेट यूज़ करना चाहिए या एवरेज रेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक पूरे पीरियड के अंदर इंटरेस्ट एक्रू हो रहा होता है। तो अगर हम उस पीरियड का रेट लें एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तो इम्पैक्ट और होगा, और अगर हम जिस तरह से एक्रूवल टिपिकली ईयर एंड पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब उसकी एंट्री पास कर रहे होते हैं, तो क्लोजिंग रेट पर रिकॉर्ड करें तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वैसे प्रॉफिट और लॉस पर दोनों का इम्पैक्ट सेम रहता है, इसलिए आप दो में से कोई सी भी ट्रीटमेंट यूज़ कर लें तो वो एक्सेप्टेबल होती है। तो फॉर दैट रीज़न हम इन दोनों मेथड्स को कवर करेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू ये प्रूव होगा कि चाहे एवरेज रेट यूज़ करें चाहे क्लोजिंग रेट यूज़ करें, इम्पैक्ट जो है वो सेम रहता है और दोनों में से हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब पाकिस्तानी कंपनी जिसकी फंक्शनल करेंसी पाक रुपी है, बोरोड 90,000 ऑन 30th June। द कंपनी recognized an interest accrual of 10,000 at its year end, जो 31 दिसंबर को है। There were no other movements on this account. Exchange rate over the period were as follows. जिस दिन हमारी ट्रांजेक्शन हुई है 30 जून को, तब रेट ₹100 था अगेंस्ट $1। एवरेज पीरियड की है 99 और ईयर एंड पर जो रेट है दैट इज 95। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एक्रूवल के ऊपर, लेकिन पहले एवरेज रेट की को यूज़ करते हुए और बाद में पार्ट बी में क्लोजिंग रेट को यूज़ करते हुए। तो हम ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एवरेज रेट पर करते हैं एक्सचेंज डिफरेंस अगर कैलकुलेट, तो हम डॉलर रेट और उससे पाक रुपीस कैलकुलेट कर लेंगे। जब स्टार्ट पर हमारा बैलेंस है तो दैट इज 90,000, तो इस दिन जो रेट है दैट इज 100। $90,000, 100 का रेट, पाक रुपी में 9 मिलियन रुपीस बन गए। तो इंटरेस्ट अब हमने एक्रूवल रिकॉर्ड करना है और हम एज्यूम करते हैं कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं और इसको एवरेज रेट पर यानी ट्रांजैक्शन एक्चुअल रेट या एवरेज रेट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रेट हम 99 यूज़ करेंगे। तो इंटरेस्ट $10,000 का, रेट 99, 990,000 ये अमाउंट बन गई। तो हमारे पास टोटल जो है 9.99 मिलियन की वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखते हैं कि ईयर एंड पर इस लोन को विद इंटरेस्ट जो एक्रूवल है, क्योंकि मॉनेटरी आइटम है लोन, जो लोन पेएबल है दैट इज़ अ मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना होता है। तो ईयर एंड पर हम इस 100,000 के लोन को विद इंटरेस्ट क्लोजिंग रेट पर दैट इज़ 95 ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9.5 मिलियन, विच मीन्स कि हमारे पास एक्सचेंज गेन आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो लोन लाइबिलिटी है वो कम हो गई इस ट्रांसलेशन के अंदर। 490,000 का हमारे पास एक्सचेंज गेन आ जाएगा। अब अगर हम अपना नेट एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए, तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 990,000, हमने जो एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड किया दैट वाज 490,000, तो नेट एक्सपेंस हमारा जो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा वो होगा 500,000। तो एवरेज रेट के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन ये बनी। तो क्वेश्चन का पार्ट ए कवर हो गया। पार्ट बी की तरफ आते हैं और अब सेम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अब इंटरेस्ट को हम एवरेज रेट के बजाय क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करेंगे। सो 30 जून को 90,000 की अमाउंट तो उसी ट्रांजैक्शन रेट पर हमारी रिकॉर्ड होगी, 100 के रेट पे 9 मिलियन। अब इंटरेस्ट का एक्रूवल जो है पार्ट ए के अंदर हमने 99 के रेट पर लिया था, अब हम क्लोजिंग रेट पर लेते हैं यानी 95 के रेट पे। तो 10,000 का इंटरेस्ट 95 के रेट पे 950,000 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा और फिर हमारे पास जो नेट वैल्यू लोन की आ जाएगी वो 9.95 मिलियन आ जाएगी।
ईयर एंड पर तो ये मॉनेटरी आइटम है, इसे क्लोजिंग रेट पर ही ट्रांसलेट करना है। तो हम इसे जब क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करेंगे तो टोटल हमारी जो 100,000 की विद इंटरेस्ट लोन पेएबल की लाइबिलिटी है, मॉनेटरी आइटम है, तो इसको हम क्लोजिंग रेट दैट इज़ 95 पे ट्रांसलेट करते हैं तो 9.5 मिलियन आता है, विच मीन्स कि हमारे पास एक्सचेंज गेन आ जाएगा 450,000 का। नाउ हम देखते हैं कि हमने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस अब रिकॉर्ड किया है वो 950,000 है, एक्सचेंज गेन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 450,000 है, तो प्रॉफिट और लॉस में जो एक्सपेंस होगा वो 500,000 होगा। तो दोनों जगह पर ये सेम रहा। अब यहाँ पर एक और इम्पैक्ट भी है कि क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक्सचेंज गेन ये दोनों इंडिविजुअल अमाउंट्स तो अलग अलग ही हैं, नेट अमाउंट बेशक सेम है, तो इससे हमारी प्रॉफिट और लॉस की प्रेजेंटेशन पे तो फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन एज पर कॉन्सेप्ट अगर एक्सचेंज गेन और लॉस आपका फाइनेंशियल आइटम्स पर अराइज हो रहा है, जैसे ये लोन की अमाउंट है, तो इससे रिलेटेड जो एक्सचेंज गेन और लॉस होता है वो भी फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस से जो हमारे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं का हिस्सा बनता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ने भी फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा बनना है, उसी लाइन आइटम में जाना है, और लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो एक्सचेंज गेन और लॉस है उसने भी फाइनेंस कॉस्ट में जाना है। तो ना सिर्फ ये कि इसका नेट अमाउंट का इम्पैक्ट वैसे सेम रहेगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पे, जो हमारा लाइन आइटम वाइज कैलकुलेशन है उसके अंदर भी ये अमाउंट हमारी अल्टीमेटली सेम रहेगी, यानी नेट इफेक्ट 500,000 का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक्सचेंज गेन जो है वो किसी और जगह रिकॉर्ड करना है। एक्सचेंज गेन और लॉस की जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर प्रेजेंटेशन है वो फॉलो करती है उसकी आइटम से रिलेटेड ट्रीटमेंट को, यानी अगर आप किसी ऐसे आइटम की ट्रांसलेशन कर रहे हैं जिसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है तो उससे रिलेटेड एक्सचेंज गेन और लॉस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आना चाहिए। अगर उसका ताल्लुक डिस्ट्रीब्यूशन से है तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आना चाहिए, और इसी तरह अगर उसका ताल्लुक फाइनेंस से है तो वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इंटरेस्ट के एक्रूवल को अंडरस्टैंड करें कि वो चाहे एवरेज रेट पे कर लें चाहे क्लोजिंग रेट पे कर लें, उसका प्रॉफिट और लॉस पर जो इम्पैक्ट है वो सेम है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम आईज 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका टाइटल है D&D लिमिटेड। सो D&D लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी हैविंग इट्स ऑपरेशन विद इन पाकिस्तान। During the year ended December 31, 2016, the company contracted to purchase plant and machineries from a US company. The terms and conditions thereof are given below. So year end हमारे पास है, total cost of contract $100,000 है। पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग शेड्यूल, जिसमें साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जुलाई 1 को 20,000 पे किए हैं, ऑन शिपमेंट सितंबर 30 को $50,000, और आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन जनवरी 31, 2017 को $30,000 पे किए हैं। सो इसमें जो रिस्क एंड रिवार्ड हैं वो शिपमेंट पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी इस टाइम पर हम एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल, यानी जो पेमेंट शेड्यूल ऊपर बताया हुआ उसके मुताबिक ही पेमेंट हुई हैं। एंड द कंपनी मेड ऑल द पेमेंट्स ऑन टाइम। द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। तो हमारे पास जो है इन 3 डेट्स का रेट भी है और उसके अलावा ईयर एंड का रेट भी मौजूद है। रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर जर्नल्स टू शो हाउ द अबव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 21। तो ये जो हमारे पास तमाम ट्रांजेक्शन दी हुई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब हमने फर्स्ट पेमेंट की और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उस दिन की पोजीशन क्या है। तो दैट इज़ जुलाई 1, 2016, और $20,000 हमने पे किए हैं। जुलाई 1, 2016 का जो रेट है दैट इज़ 60.5। सो हम आगे चलते हैं और अब इसकी एंट्री पास करते हैं। तो आंसर में हम जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट बना लेंगे, और 1 जुलाई 2016 को जब हमने पेमेंट की है तो $20,000 की पेमेंट की है, रेट 60.5 है, तो दैट इज़ 12,10,000। तो इतने से हम एडवांस टू सप्लायर को डेबिट करेंगे और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो अब साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है दैट इज़ शिपमेंट। शिपमेंट सितंबर 30, 2016 को हो रही है। इस टाइम पर हमने $50,000 भी पे किए हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है कि वो इस दिन रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
तो हम पूरे 100,000 का जो एसेट है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि अब उसका रिस्क एंड रिवार्ड हमारा है, और उससे रिलेटेड जो बाकी 30,000 है उसकी पेएबल के तौर पर भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो 30 सितंबर को जो हमारे पास रेट है दैट इज 61। तो अब इसकी एंट्री पास करते हैं। $50,000 61 के हिसाब से हमने पे करने हैं इस डेट पर, दैट इज़ 3.05 मिलियन। इसको हम इतने से बैंक को क्रेडिट कर देंगे। जो ऑलरेडी हम एडवांस दे चुके हैं वो एडवांस भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो 10,000 का हमने एडवांस रिकॉर्ड किया था दैट गॉट एडजस्टेड एज वेल। और बाकी $30,000 जो हैं वो हमें पेएबल के तौर पे रिकॉर्ड करने हैं, तो वो भी आज के दिन पर 30 सितंबर को 61 के रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ 1830,000। तो पेएबल भी क्रेडिट हो जाएगा, और इन तीनों क्रेडिट अमाउंट्स के इक्वल हमें डेबिट भी रिकॉर्ड करना है, दैट वुड बी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन ट्रांजिट, या उसे आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं, दैट वुड बी 6.09 मिलियन। नेक्स्ट हम चलते हैं तो इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन है जो जनवरी 31 को हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमारा ईयर एंड हो रहा है। सो ईयर एंड पर हमारे पास जो रेट है दैट इज 61.20। सो पोजीशन ये है कि अब हम एक तो प्लांट रिकॉर्ड कर चुके हैं, और जो एडवांस था वो तो ख़त्म हो गया, एडजस्ट हो गया, और एक मॉनेटरी आइटम हमारे पास है पेएबल का। तो एडवांस तो हमारा एडजस्ट हो चुका है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है ये मॉनेटरी आइटम है, इसकी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे पास पेएबल टू सप्लायर है इसको हमने ईयर एंड पर क्लोजिंग रेट के ऊपर, क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे रीट्रांसलेट करना है। तो 31 दिसंबर 2016 को अगर हम $30,000 जो कि पेएबल के डॉलर्स हैं उनको क्लोजिंग रेट पर 61.2 पर ट्रांसलेट करते हैं तो वो 1836,000 बनता है। इट मीन्स कि हमारी जो ऑब्लिगेशन है उसमें 6,000 का इजाफा हो रहा है। सो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस डेबिट प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, और पेएबल हमारा 6,000 से इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर एंड के बाद जनवरी 31 को हमारी लास्ट पेमेंट है, जब इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन हो चुका है और हमने पेमेंट की है आखिरी 30,000 की, जो हम ऑलरेडी पेएबल के तौर पे रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो जनवरी 31 2017 को जो रेट है दैट इज़ 61.5। अब एक बात तो ये होगी कि जब हमारी इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन हो चुका है तो हमने जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बनाया था उसको अब हमें नॉर्मल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर देंगे, ताकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से ट्रांसफ़र प्रॉपर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर हो जाए। नेक्स्ट जो एंट्री हमारी होगी 31 जनवरी 2017 को, वो हमने पेमेंट की है। तो हमने $30,000 की पेमेंट की है, रेट 61.5 है, तो हमें पाक रुपीज़ में 1845,000 पे करने पड़े। तो इतने से तो हमारा बैंक क्रेडिट होगा। हमारी जो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है वो लास्ट टाइम 1836 पर रिकॉर्डेड है, 1830 की ओरिजिनल रिकॉर्ड की थी और 6,000 की बाद में ईयर एंड पे। तो पेबल जो हमारा ख़त्म होगा वो 1836,000 से होगा। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस राइज हो रहा है 9,000 का। 9,000 से हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है, दैट वुड बी आर एक्सचेंज लॉस, जो हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड एंट्रीज थी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ऑरलैंडो। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हैं टाइपिंग की, तो उनको पहले करेक्ट कर लेते हैं। ये जो रेट है दैट इज़ ₹190 इक्वल टू €1, और सेम जो है वो इम्पैक्ट आएगा
बाकी जगहों पे फर्दर जो लास्ट डेट है दैट शुड बी 31 जुलाई ईयर 4। तो अब हम क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। Orlando is an entity whose functional currency is the PKR. It prepares its financial statement to 30th June each year. The following transactions take place on 21st May year 4 when the spot exchange rate was rupees 190 to euro 1. Goods were sold to Kohn, a customer in Germany, for 96,000 euros. A specialized piece of machinery was bought from Frankfurt, a German supplier. The invoice for the machinery is for rupees euro 1 million. Company receives euro 96,000 from Kohn on 12 June year 4. At 31st June year 4, it still owns the machinery purchased from Frankfurt. No depreciation has been charged on the asset for the current period to 30th June year 4. The liability for the machine is settled on 31st July year 4. रेलिवेंट PKR टू एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो हमें 12 जून 30 जून और 31 जुलाई ईयर 4 के गिवन हैं, और एक जो ओरिजिनल 21 मई को हमारी ट्रांजेक्शन हो रही थी उसका रेट ऊपर भी बताया हुआ है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें प्रॉफिट और लॉस पर इन ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट शो करना है फॉर द ईयर टू 30 जून ईयर 4 एंड फॉर द ईयर टू 30 जून ईयर 5। तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, आल्दो वो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन उससे समझने में आसानी हो जाती है, और फिर उसी के अंदर हम आपको प्रॉफिट और लॉस में जो इफेक्ट्स हैं उनको भी हाईलाइट कर देंगे। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले 21 मई ईयर 4, इस दिन जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो 96,000 यूरो के लिए सेल है और रेट 190 का है। तो ईयर 4 में 21 में ईयर 4 को 96,000 यूरो इंटू 190 18.24 मिलियन पाक रुपी बनते हैं। रिसीवेबल डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो सेम डेट को 1 मिलियन की हमने एक मशीनरी परचेज की है। सो 1 मिलियन इंटू 190 रेट सेम है, 190 मिलियन बनेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। फिर कंपनी को 12 जून को 96,000 रिसीव हो गए, और इस दिन का जो रेट है दैट इज 185। तो 12 जून ईयर 4 96,000 इंटू 185 17.76 मिलियन। अब हमने जो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ था वो ज़्यादा अमाउंट का रिकॉर्ड किया हुआ है, और हमें जो पैसे रिसीव हो रहे हैं वो कम रिसीव हो रहे हैं। तो बैंक में जो हमें पैसे रिसीव हुए 17.76 मिलियन, रिसीवेबल हमारा रिकॉर्ड है 18.24 मिलियन का, तो कम पैसे रिसीव हुए, तो ये एक्सचेंज लॉस हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट अब ईयर एंड की बात आती है, तो मशीनरी अभी भी हमारे पास है, तो उस मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि वो एक नॉन मॉनिटरी आइटम है, कैरीड एट कॉस्ट। तो नॉन मॉनिटरी आइटम के ऊपर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते एक्सचेंज रेट के चेंज की वजह से। और जहाँ तक बात है पेएबल की, तो पेएबल मॉनिटरी आइटम है, इसको हम ईयर एंड के रेट पे ट्रांसलेट कर देंगे क्लोजिंग रेट पे, दैट इज 195। तो 30 जून ईयर 4 जो ईयर एंड है 195 पर पेएबल को 1 मिलियन यूरो को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं 195 मिलियन, ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड है 190 का। तो 5 मिलियन से जब हमारा पेएबल बढ़ जाएगा तो दैट वुड बी एक्सचेंज लॉस की हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। और ईयर 4 से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हैं वो कंप्लीट हो जाती है। अब ईयर 5 में, क्योंकि 1 जुलाई से ईयर 5 का स्टार्ट हो जाएगा, तो जो ईयर 5 में ट्रांजेक्शन है वो ये है कि लाइबिलिटी फॉर द मशीन सेटल हो गई 31 जुलाई ईयर 4 को, तो 1 जुलाई से हमारा ईयर 5 जो है वो स्टार्ट हुआ है। सो अब हमारा इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमने पेमेंट की है उसके लिए जो रेट है हमारे पास दैट इज़ 190। पहले भी रेट 190 था, अब भी रेट 190 हो गया दोबारा, दरमियान में 195 हो गया था। तो ईयर 5 की जर्नल एंट्री पास करते हैं ऑन 31 जुलाई ईयर 4, 1 जुलाई से ईयर 5 स्टार्ट हो चुका है। सो 190 के रेट पे 190 मिलियन बनता है। अब हमारा पेबल जो रिकॉर्डेड है वो 195 मिलियन पे रिकॉर्डेड है।
तो पेमेंट हम 190 की करेंगे, पेबल हमारा 195 से डी रिकग्नाइज होगा, तो 5 का जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज गेन के तौर पे हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब फर्दर जो येलो में फिगर्स अब आपको शो हो रही हैं वो प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं। तो ईयर 4 के अंदर रेवेन्यू 18.24 का, एक्सचेंज लॉस 0.48 का और 5 का, ये आइटम ईयर 4 के अंदर प्रॉफिट और लॉस पर इफेक्ट है। और जो एक्सचेंज गेन 5 का हमने ईयर 5 में रिकॉर्ड किया है, ये प्रॉफिट और लॉस पे इम्पैक्ट के तौर पर शो होगा। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कैंगरू लिमिटेड। तो क्वेश्चन है कि कैंगरू लिमिटेड KL, अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी, इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017। Following transactions were carried out during the year. Foreign currency transactions हैं, KL purchased an investment property in United States for $2.6 million. 10% advance payment was made on 1st May 2017. 70% payment was made on 1st July 2017 on transfer and transfer of title and possession of property. The remaining amount was paid on 1st August 2017. तो जो पेमेंट है उसके लिए वो 3 हिस्सों में की जा रही है, और जिसमें से जो सेकंड पेमेंट है उस टाइम पर हमें टाइटल एंड पोजेशन मिलेगा, तो उस टाइम पर हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करना चाहिए। ऑन 1 September 2017, KL rented out this property at annual rent of $0.24 million for 1 year and received full amount in advance on the same date। तो जितना इस साल का होगा उसे इनकम बना लेंगे, और जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा उसको अनअर्न्ड रेंट के तौर पे रिफ्लेक्ट कर देंगे। KL यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फेयर वैल्यू जब यूज़ होती है तो फिर मॉनेटरी आइटम की भी ट्रांसलेशन करनी होती है फेयर वैल्यू जिस दिन डिटरमिन की गई है उस रेट पर। सो ऑन 31 December, जो कि ईयर एंड है, एन इंडिपेंडेंट वैल्यू डिटरमिन दैट फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वाज $2.5 million। तो डॉलर्स में जो वैल्यू है वो कम हो गई है। फॉलोइंग स्पॉट एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। हमारे पास 1 May, 1 July, 1 August, 1 September और ईयर एंड पे 31 December पे जो रेट है वो मौजूद है। फॉलोइंग एवरेज एक्सचेंज रेट्स आर आल्सो अवेलेबल। तो एक्सचेंज रेट्स हमारे पास एवरेज भी हैं, लेकिन एज सच कोई एवरेज रेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रेंट को हम एवरेज रेट पर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि उसमें से कोई अगर हमारा मॉनेटरी आइटम होगा तो उसे हमें क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना पड़ जाता है, तो वो एक सेपरेट इम्पैक्ट आ जाएगा। सो जो हमें रिसीट्स हो रही हैं वो क्योंकि इसकी सारी की सारी एडवांस में हो रही हैं एक साथ, तो हमें एवरेज रेट यूज़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स रेलिवेंट टू अबव ट्रांजेक्शन फ्रॉम KL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 in accordance with IFRS। कंपेरेटिव फिगर्स एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इतना डाटा भी अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पर हम कोई कंपेरेटिव या जो फर्दर नोट्स डेवलप कर सकें। तो करंट ईयर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है और कंप्रिहेंसिव इनकम है उसको हम डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करने की तरफ चलते हैं। सो जो इम्पॉर्टेंट डाटा है वो ये कि जो एडवांस पेमेंट है 10%, वो हमने 1 May 2017 को की, और 1 May 2017 को जो रेट है दैट इज़ 100 रुपीज़ पर डॉलर। उसके बाद जो 70% पेमेंट है वो 1 July 2017 को की है। इस दिन हमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी रिकॉर्ड करना है, और इस दिन रेट 105 है। और जो बाकी अमाउंट होगी वो भी हम इसी दिन के रेट पे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें 1 अगस्त का रेट तो पता नहीं होगा जिस दिन हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन उसका हमें पेएबल रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पर फर्दर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते हैं, और पहले अगर प्रॉपर्टी 2.6 मिलियन की थी तो अब वो 2.5 मिलियन की हो गई है ईयर एंड पे, और ईयर एंड पर जो हमारे पास रेट है दैट इज़ 116। तो ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जहन में रखते हुए हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वर्किंग्स को फाइनलाइज करते हैं। सो कैंगरू लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे हम। इसमें एक वर्किंग हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बना लेते हैं। तो एडवांस पेमेंट हमने जो 1 May को की
2.6 मिलियन का 10%, उस दिन रेट 100 था, तो ये पाक रुपये में 26 मिलियन बनते हैं। फिर इनिशियल रिकग्निशन, यानी जो हमारे पास डेट है ऑफ जिस पर हमने इसको जो है इनिशियली रिकग्नाइज किया, दैट इज़ गिवन एज 1 जुलाई, जिसमें हमने 70% पेमेंट की है। तो उस दिन का रेट हमारे पास 105 है, उस पर भी हम ये 70% पेमेंट को 105 पे रिकॉर्ड करेंगे, तो 191.1 मिलियन हमारे पास बन जाते हैं। उसके बाद जो पेबल भी हमें इसी दिन रिकॉर्ड करना है इनिशियल रिकग्निशन पे, जो रिमेनिंग हमारे पास 20% अमाउंट है, इसको भी 105 के रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी 1 जुलाई के रेट पे, दैट वुड बी 54.6 मिलियन। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1 जुलाई को रिकॉर्ड करने के लिए, दैट वुड बी 271.7 मिलियन, जिस पर हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम इनिशियल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम ईयर एंड की वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ईयर एंड के लिए हमें फेयर वैल्यू को देखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फेयर वैल्यू 31 दिसंबर को है, दैट इज़ $2.5 मिलियन, लेकिन उस दिन रेट हो चुका है 116, और जब फेयर वैल्यू यूज़ की जाती है तो फेयर वैल्यू जिस दिन डिटरमिन की जाती है उस दिन का ही रेट यूज़ किया जाता है। तो 116 के हिसाब से हमारे पास ये पाक रुपये में 290 मिलियन बन जाता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डॉलर्स में तो रेट जो है उसका कम हुआ है, उसकी फेयर वैल्यू डिक्लाइन हुई है, लेकिन पाक रुपये में जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमारे पास गेन आ रहा है, एंड दैट गेन इज़ ऑफ 18.3 मिलियन, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। सो हम 290 पे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कर देंगे, और जो 18.3 का गेन आया है हमारे पास, उसे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे इन अकॉर्डेंस विद IAS 40। नेक्स्ट चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बाद अब पेएबल का इशू है कि पेएबल वाली अमाउंट जो है वो सेटल हो चुकी है, हमने वो रिमेनिंग अमाउंट 1 अगस्त 2017 को पे कर दी है, और 1 अगस्त 2017 को जो रेट है वो 108 है। तो पेमेंट करते वक्त जो रेट है वो चेंज हो गया, हालांकि ओरिजिनली जो हमने रिकॉर्ड किया था वो उसे 105 पर किया था। सो अब पेएबल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो इनिशियल रिकग्निशन जो है पेएबल की, वो तो 54.6 मिलियन पर ही हुई है, जैसे हमने वर्किंग वन में भी कैलकुलेट की। लेकिन जब हमने उसको पे किया है 1 अगस्त 2017 को, तो सेम 20% अमाउंट 108 के रेट पर लेंगे, तो दैट इज़ 56.16 मिलियन। तो हमें एक्स्ट्रा जो है 1.56 मिलियन पे करने पड़े, दैट वुड बी आर एक्सचेंज लॉस। तो एक्सचेंज लॉस जो है पेबल से रिलेटेड है, मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड है, तो ये प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। तो ये 1.56 मिलियन हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास अब रेंट से रिलेटेड डाटा है। On 1st September 2017, KL rented out this property at annual rent of $0.24 million for 1 year, 12 months, and received full amount in advance on the same date. तो पैसे हमने पूरे 12 महीने के ले लिए हैं। तो इसमें से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4 मंथ्स जो हैं उसको हमें इनकम बना लेना चाहिए, और उसके बाद जो बाकी 8 मंथ्स हैं उनको अनअर्न्ड रेंट के तौर पे लाइबिलिटीज में शो करना चाहिए। तो इस दिन का जो रेट है हमारे पास, जिस दिन हमें रिसीट हो रही है, दैट इज 110। सो अनअर्न्ड रेंट अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो 0.24 मिलियन, 110 का एक्सचेंज रेट है, 8 मंथ्स का टाइम जिसमें जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, तो इसकी हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज वुड बी 17.6 मिलियन। और इसी तरह प्रॉफिट और लॉस में हम इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं, रेंट इनकम की, एंड दैट वुड बी सेम $0.24 मिलियन, 110 का एक्सचेंज रेट, और 4 मंथ्स जो हैं वो हमारी इस साल की इनकम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो दैट वुड बी इनकम ऑफ 8.8 मिलियन। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स रिफ्लेक्ट कर दें। दैट व्हाट वी डिड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।